हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जीजीसी या फिर कहा जाए ज्ञान गुरु क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे, ज़बरदस्त और मस्त होंगे, क्योंकि आपको कल छुट्टी भी थी या फिर कहा जाए क्लास ऑफ थी और आपने पूरे सप्ताह का अच्छे से रिवीजन किया होगा, हम आपसे ये उम्मीद रखते हैं। तो उसी पे आज फिर ये मंडे से हमारी क्लास प्रारंभ हो रही, हिस्ट्री की क्लास कहा जाए तो उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं, क्लास नंबर 10 होने वाली है। और सैयद वंश के बारे में जानते हैं और एक क्रम वाइज तरीके से, एक विधिवत तरीके जैसे पढ़ते आ रहे हैं हम उसी तरह पढ़ेंगे, क्योंकि जीएस में अगर हमें स्कोर बढ़ाना या फिर इंक्रीज करना है तो चाहे उसके अंतर्गत इतिहास आए या फिर भूगोल आए या फिर संविधान आए या फिर जो भी सब्जेक्ट आए, उन सारे सब्जेक्ट को हमें थ्योरी वाइज अगर हमने एक बार कंप्लीट कर ली है तो कहीं ना कहीं जीएस में हमारे मार्क्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और जीएस पढ़ने का यही एक तरीका होता है, सबसे पहली बात हमें थ्योरी वाइज हर चीज़ को कंप्लीट करना होगा। ये एक काम हम एक दिन में नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एक दिन ज़रूर कर लेंगे। तो आप लोग धैर्य बना रहिए, हर चीज़ को थ्योरी वाइज पढ़ते चलिए आराम से और देखेंगे। अभी हिस्ट्री समाप्त करेंगे, फिर इसके बाद जियोग्राफी, फिर संविधान, जैसे भी हर सब्जेक्ट को हम अच्छे से थ्योरी वाइज पढ़ लेंगे तो हमारे जीएस में या फिर जीएस के अंतर्गत हमारे मार्क्स अच्छे आने लगेंगे। तो ये आप सबसे पहली बात यही होनी चाहिए, हर चीज़ को कंप्लीट पढ़ना सीखिए, है कि नहीं। आइए फिर शुरुआत करते हैं आज की क्लास का और आज पढ़ते हैं हम सैयद वंश के बारे में, बहुत ही छोटा राजवंश जिसे हम आज की ही क्लास में समाप्त भी करेंगे, क्योंकि इसके अंतर्गत मात्र 4 शासकों ने शासन किया था। थोड़ा सा बड़े में लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख सकें। सैयद वंश, अगर इसके शासन क्रम की बात करें (1451) ईस्वी था। वहीं पर अगर बात करें, ये दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा वंश था, ये पॉइंट लिख लेंगे। दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा वंश। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत चलने वाला सबसे छोटा राजवंश का नाम बताइए तो कौन सा राजवंश है? सैयद वंश। और बात करें लगभग कितने वर्ष? लगभग 37 वर्ष। अगर इसके संस्थापक की बात करें, संस्थापक, इस वंश का संस्थापक कौन था? इस वंश का जो संस्थापक था खिज्र खां। क्या नाम था? खिज्र खां। खिज्र खां, अच्छा ये कौन था? खिज्र खां के बारे में पहले जान लेते हैं। खिज्र खां आपको हमने पढ़ाया था पिछली क्लास में, जब तुगलक वंश पढ़ा रहे थे, उसी में था नसरुद्दीन महमूद तुगलक। उसी के शासनकाल में एक आक्रमणकारी आया था जिसका नाम था तैमूर लंग, जिसने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में, और उसने लगभग जितने भी तीन था बड़ी मात्रा में नरसंहार किया, और उसी में साथ देने वाला एक खिज्र खां भी था। तो खिज्र खां को जब वो वापस तैमूर लंग लौटने लगा, अर्थात भारत से पूरा आक्रमण करके जो भी धन दौलत लूट कर लौटने लगा वापस, तो इसने कुछ क्षेत्रों का इन्हें गवर्नर बना दिया था, और जो कि तैमूर लंग के आक्रमण की वजह से पूरी एकदम तुगलक वंश का तहस नहस की पूरी तरह से पतन हो चुका था। और पतन हो जाने के बाद एक नया राजवंश, उसी अर्थात तैमूर लंग का व्यक्ति खिज्र खां एक नया राजवंश प्रारंभ कर देता, सैयद वंश। और ये क्या करता है, तैमूर लंग को हर साल या फिर हर मंथ बराबर टैक्स यहाँ से भारत से, यहाँ पे शासन तो ये कर रहा था लेकिन टैक्स और कर बराबर तैमूर लंग को भेजा करता था। अर्थात ये तैमूर लंग के अधीनस्थ भारत पे राज कर रहा था, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अपना वंश चला रहा था। तो इसने एक काम भी किया था, इसने सुल्तान न कहकर अपने आप को रैयत आला की उपाधि की धारण किया था। कौन सी उपाधि? रैयत आला की उपाधि।
अर्थात जो भी शासक होते थे वो अपने आप को सुल्तान कहते थे, लेकिन इसने सुल्तान न कहकर केवल अपने आप को रैयत आला कहा। और रैयत आला का मतलब क्या होता है? रैयत का मतलब होता है किसान, आला का मतलब होता है उच्च या महान। अर्थात ये लोगों को ये बताया, अपनी प्रजा को ये बताया कि हम एक सुल्तान नहीं हैं, बल्कि हम एक उच्च अधिकारी हैं। अर्थात किसान या प्रजा के एक उच्च अधिकारी हैं, जो कि हम किसी के अधीनस्थ काम कर रहे हैं, हम कोई सुल्तान नहीं हैं। इसने अपने आप को ऐसा बताया। लिख लेंगे इसका मतलब। रैयत आला का मतलब होता है उच्च अधिकारी। इसने अपने आप को क्या कहा था? उच्च अधिकारी। इस तरह से प्रश्न पूछा जाए कि वो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत वो कौन सा सुल्तान था जिसने अपने आप को सुल्तान न कहकर केवल रैयत आला की उपाधि या रैयत आला के नाम से ही खुश रखा, तो वो कौन सा था? खिज्र खां था। और खिज्र खां की मृत्यु की अगर बात करें, 1421 ईस्वी में। क्योंकि सैयद वंश के अंतर्गत जो भी शासक हुए वो कोई विशेष काम नहीं कर पाए। जैसे खिज्र खां, ये फिर इसके बाद जो इसका पुत्र आएगा, ये दो तो योग्य शासक थे, लेकिन इनके बाद जो भी आते हैं वो सारे के सारे अयोग्य थे। इस वजह से कोई लंबा चौड़ा एक इतिहास सैयद वंश के बारे में नहीं मिलता। ठीक है, इतनी बात याद रखेंगे। रैयत आला की उपाधि इसने धारण किया। रैयत आला का मतलब होता है उच्च अधिकारी। और इनकी मृत्यु की बात करें 1421 ईस्वी में। आगे चलते हैं। फिर जब इनकी मृत्यु हो जाती तो इसका पुत्र सिंहासन धारण करता, जिसका नाम था मुबारक शाह। अब मुबारक शाह की बात करें, इनका शासन क्रम 21 से लेकर 1434 ईस्वी तक। ठीक है, ये इसका शासन क्रम रहता है। और मुबारक शाह ने सबसे पहला काम किया था, जो इसके पिताजी अर्थात तैमूर लंग का जो पुत्र था शाहरुख, उसे बराबर टैक्स ये कर बैठते थे। लेकिन जैसे ही शासन पे आता मुबारक शाह, तो जो भी तैमूर लंग को कार्य या टैक्स भेजा जा रहा था उन सब पर बंद कर देता है या प्रतिबंध कर देता है। कहता नहीं, अब ये सब टैक्स वैक्स हम नहीं भेजेंगे, हमारे पिता के राज में चलता था दिन, हम स्वयं यहाँ के शासक हैं और जो भी काम करेंगे हम स्वयं करेंगे, हम अर्थात किसी के अधीनस्थ नहीं रहेंगे। और ये एक उपाधि धारण करता है जिसका नाम होता है शाह की उपाधि। शाह की उपाधि धारण की। जैसे उन्होंने अर्थात इसके पिता ने रैयत आला की उपाधि, उसी तरह इन्होंने क्या किया था? शाह की उपाधि धारण किया था। दूसरी बात लिखेंगे, मुबारकाबाद नामक शहर बसाया था। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट याद रखेंगे। मुबारक शाह ने मुबारकाबाद या अर्थात अपने नाम से ही कौन सा? मुबारकाबाद नामक शहर बसाया था। और तीसरे बात करें तो इसने एक विद्वान था इसके टाइम या इसके शासनकाल के समय, एक विद्वान था जिसका नाम था याहिया बिन अहमद सरिंधी। इसको इसने अपने यहाँ पर शरण दिया था या फिर रुकने या फिर अपने दरबार में उन्हें रखा था। और इसी विद्वान ने एक पुस्तक लिखी थी इन्हीं के ऊपर या इन्हीं के शासन के ऊपर, जिसका नाम था तारीख है मुबारक शाही, जहाँ से पूरे उतनी टाइम अर्थात 1421 या इतनी लंबी पुरानी घटना की जानकारी हमें उस पुस्तक से देखने को मिलती है। अगला लिखेंगे, किस विद्वान को इन्होंने अपने यहाँ पर शरण दिया था? उन विद्वान का नाम था याहिया बिन अहमद सरिंधी। इसको अपने यहाँ पर शरण दिया था। ठीक है,
याहिया बिन अहमद सरिंदी को अपने यहाँ पर क्या दिया था, शरण दिया था। और इन्होंने ही कौन से पुस्तक लिखी थी, पुस्तक की बात करें, लिखा था तारीख है मुबारक शाही। अर्थात इसी पुस्तक से, इसी ग्रंथ से इनके शासन क्रम के बारे में हमें जानकारी देखने को मिलती है। ठीक है, इतना कालक्रम याद रखेंगे। और वहीं पे बात करें इनकी मृत्यु की, इनकी मृत्यु कैसे होती है, तो इन्हीं के एक वजीर था जिसका नाम था सरवर उल मुल्क। वजीर कहा जाए, वजीर जैसे इस टाइम प्रधानमंत्री, उसी ने इनकी हत्या कर दी थी। वजीर की बात करें, सरवर उल मुल्क ने (1434 ईस्वी में क्या कर देता है, उनकी मृत्यु कर देता है, सॉरी हत्या लिखेंगे, हत्या कर देता है। ठीक है, तो ये बात थी, इतनी अर्थात इतनी इतिहास की जानकारी थी मुबारक शाह के बारे में। अब जो इनके बाद अर्थात 1434 के बाद जो नेक्स्ट शासक आता है सैयद वंश के अंतर्गत, उसका नाम होता है मोहम्मद शाह। आइए उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तीसरे नंबर का शासक आता है अगर इनके शासन क्रम की बात करें 1434 से लेकर 1445 ईस्वी तक। ठीक है, ये इनका शासन काल था मोहम्मद शाह का। मोहम्मद शाह के बारे में बात करें तो ये मोहम्मद शाह एक बार मालवा के शासक को हराने जा रहा था। तो मालवा के शासक को हराने के लिए इसने पंजाब का एक सूबेदार था जिसका नाम था बहलोल लोदी, उसी की सहायता ली और इतना खुश हुआ, अर्थात वहाँ पे वो जीत भी जाता है, मालवा के शासक को हरा देता है और इतना खुश होता है कि बहलोल लोदी को खाना की उपाधि देता है। यानी कहने मतलब एक बड़ी पोस्ट या अपने दरबार में उसको एक बड़ा मान सम्मान देता है, जो कि बाद में वही बहलोल लोदी पूरी सैयद वंश को तहस नहस करके रख देता है। ये फिर एक नया राजवंश प्रारंभ करता है जिसका नाम होता है लोदी वंश। लिखेंगे इसने कौन सा काम किया था, इसके शासनकाल में क्या हुआ था। मालवा के शासक को हराने के लिए किसकी शरण लेता है, बहलोल लोदी की। यहाँ पे लिखेंगे जो कि कौन था, पंजाब का सूबेदार। जैसे आज राजपाल उसी तरह सूबेदार का काम होता था उस टाइम की बात करें। पंजाब का सूबेदार तो था कौन, बहलोल लोदी का साथ लेता है कौन, मुबारक शाह, और मालवा के शासक को हरा देता है। जब मालवा के शासक को हराने में ये सफल रहते हैं तो बहलोल लोदी को एक उपाधि दे देता है। वो उस उपाधि का क्या नाम था, लिख लेंगे उपाधि खाना। और बाद में यही बहलोल लोदी का इसके दरबार में मान सम्मान बढ़ जाता है और बाद में पता चलता है या कुछ सालों के बाद पता चलता है कि बहलोल लोदी ही पूरी सैयद वंश का पतन करके एक नया राजवंश प्रारंभ कर देता है। तो किसी भी आदमी को कोई तुम्हारा साथ दे तो किसी भी आदमी को एक छोटे से काम के लिए बहुत बड़ा पद या बहुत बड़ा मान सम्मान या बहुत अपने करीब ला देने पर एक छोटी सी हेल्प के लिए अपने करीब लाना भी एक नुकसानदायक हो सकता है। ये सब चीज़ें हमें इतिहास से जाननी भी
ज़रूरी हैं, फिर जाना भी जा सकता है। कोई भी आदमी अगर कोई भी हेल्प करता है तो उसको बहुत ज़्यादा ही अपने करीब लाना भी उचित नहीं होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बहलोल लोदी को इसने कौन सी उपाधि दे दी, खान खाना की उपाधि। फिर अगर इसकी मृत्यु हो जाती है कुछ दिनों बाद, लेकिन बहलोल लोदी का वर्चस्व इसी के दरबार से बढ़ना शुरू हो जाता है। इनकी मृत्यु की बात करें 1445 ईस्वी में। ठीक है, अब ये तीसरे शासक का अर्थात पतन। अब इसके बाद जो चौथा शासक आता है और अंतिम शासक होता है अलाउद्दीन आलम शाह। अगर इसके शासन क्रम की बात करें 45 से लेकर अर्थात 1451 तक, कौन, अलाउद्दीन आलम शाह। सबसे पहली बात, ये सैयद वंश का अंतिम शासक था। अंतिम शासक किस वंश का, सैयद वंश का। ठीक है, इतनी बात। और अलाउद्दीन आलम शाह एक ऐसा व्यक्ति था जो अपनी राज्य शासन या फिर अपने राज सिंहासन से बहुत दूर जाना चाहता था, फिर अपना ये जीवन पूरा भोग विलास में बिताना चाहता था। और भोग विलास में बिताने के लिए ये अपना दिल्ली छोड़कर चला जाता है बदायूं और अपना पूरा शासन क्रम दे देता है अपने वजीर हामिद खान को, अर्थात अपने प्रधानमंत्री को अपना पूरा शासन क्रम सौंप कर कहाँ चला जाता है, बदायूं में रहना पसंद करता है कि हम बदायूं में रहेंगे। पूरा दिल्ली का जो कारभार है वो अपने प्रधानमंत्री अपने नीचे वाले अधीनस्थ अधिकारी को दे देता है, जो हामिद खान। अर्थात ये अपना भोग विलास में ही जीवन यापन कर जाता था। एक जो शासक के अंदर एक गुण होने चाहिए, एक शासन को कैसे करना है, एक प्रजा को कैसे संभालना है, या फिर अपने शासन में कौन से काम करना है, इसके अंदर एक क्वालिटी नहीं थी। बस अपना जीवन भोग विलास और मस्ती में ही बिताता है। लिख लेना, दिल्ली छोड़कर कहाँ चला जाता है, दिल्ली छोड़कर बदायूं चला जाता है। और अपना शासन क्रम किसे दे देता है, अपने वजीर को सौंप देता है। हामिद खान को। अब कुछ दिन तो शासन क्रम ठीक ठाक चलता है, लेकिन थोड़े ही दिन बाद या कुछ दिनों बाद इसका जो वजीर था हामिद खान और अलाउद्दीन आलम शाह के बीच हो जाती है अनबन, अर्थात दोनों के बीच वो तालमेल, वो बात नहीं बनती। तो हामिद खान क्या करता है कि जो हमने बताया था इससे पहले जो नेक्स्ट शासक था वो इसके शासनकाल में बहलोल लोदी आ चुका था और बहलोल लोदी का लगातार वर्चस्व बढ़ रहा था। तो हामिद खान अर्थात जो इसका वजीर था वो बहलोल लोदी को आमंत्रित करता है कि आप आइए दिल्ली पर शासन करिए, अर्थात किसी भी तरह अपने इस शासक को हटाते हैं, अर्थात अलाउद्दीन आलम शाह को सिंहासन से हटाते हैं और आप यहाँ पर आकर दिल्ली पर शासन करिए। तो इसी तरह बहलोल लोदी की एंट्री होती है हामिद खान के कहने की वजह से, और खुशी खुशी, अर्थात कोई युद्ध नहीं करता। आलम शाह समझ जाते हैं कि हम युद्ध भी करेंगे तो इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला, अर्थात हमारी हार होने वाली है। तो ये खुशी खुशी अपना सिंहासन छोड़ देता है और इस तरह से पूरे दिल्ली का शासन क्रम, दिल्ली की सत्ता किसके हाथ में आ जाती है, बहलोल लोदी के हाथ में आ जाती है। और वो एक नया राजवंश प्रारंभ कर देते हैं जिसका नाम होता है लोदी वंश। हामिद खान के कहने पर कौन आ जाता है, बहलोल लोदी। बहलोल लोदी के हाथ में सत्ता आ जाती कब, 51। और इस तरह से अलाउद्दीन आलम शाह खुशी खुशी अर्थात दिल्ली छोड़कर
चला जाता है, फिर खुशी खुशी बहलोल लोदी को वहाँ की सत्ता दे देता है और इस तरह से सैयद वंश का द एंड होता है और एक नया राजवंश प्रारंभ होता है 1451 ईस्वी में, जो कि चलता है 1526 तक अर्थात बाबर के आक्रमण तक। और उस राजवंश का नाम होता है लोदी वंश, जिसको हम अगली क्लास में करेंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि एक नया राजवंश अगली क्लास से हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा। तो अगर आज की क्लास की बात करें, आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा। हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि सैयद वंश बहुत छोटा टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि इसमें जो भी कोई शासक हुए कोई महत्वपूर्ण काम नहीं हुआ। हाँ, देखिए हमने क्या पढ़ा था आज की क्लास में। हमने पढ़ा सैयद वंश के बारे में, बहुत छोटा राजवंश जिसका शासन काल था 1451 तक अर्थात लगभग 37 वर्ष। और इसके संस्थापक की बात करें खिज्र खां, उपाधि रैयत आला की अर्थात सुल्तान की उपाधि इसने नहीं धारण की और रैयत आला को उच्च अधिकारी, और इसकी मृत्यु हो जाती 1421 ईस्वी में। आगे फिर हमने देखा अगले शासक के बारे में जिसका नाम था मुबारक शाह। 21 से 34 तक इसका शासन क्रम होता है। इसने शाह की उपाधि धारण किया और मुबारकाबाद नामक शहर बसाया। इसके दरबार में एक विद्वान को संरक्षण भी दिया था जिसका नाम था याहया बिन अहमद सरिंदी, जिसने एक पुस्तक लिखी तारीख मुबारक शाही। उसी से पूरे सैयद वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और इसका एक वजीर था जिसने इसकी हत्या भी कर दी, सरवर उल मुल्क। फिर अगला शासक आता है मोहम्मद शाह, जो कि मालवा के शासक को हराने के लिए बहलोल लोदी का यानी साथ लेता है और बहलोल लोदी की उपाधि भी देता है खाना की उपाधि। और फिर इसकी मृत्यु 45 में हो जाती है और यहीं से बहलोल लोदी का वर्चस्व बढ़ना शुरू हो जाता है। और फिर नेक्स्ट और अंतिम शासक आता है अलाउद्दीन आलम शाह, 45 से लेकर 51 तक अंतिम शासक सैयद वंश का। और दिल्ली छोड़कर बदायूं चला गया और वहीं पर अपना मस्ती भरा जीवन जीना पसंद किया भोग विलास में। और अपना पूरा शासन क्रम किसको दे दिया था? अपने वजीर हामिद खान को। कुछ दिन तो ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन दोनों के बीच अनबन होती है तो हामिद खान आमंत्रित करता है बहलोल लोदी को। और जब बहलोल लोदी दिल्ली पर आता है तो खुशी खुशी अर्थात अलाउद्दीन आलम शाह खुशी खुशी दिल्ली का सत्ता छोड़कर वापस ये फिर चला जाता है, कहता ठीक है कोई बात नहीं, आप ले लीजिए सत्ता। तो इस तरह से एक नया राजवंश प्रारंभ होता है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, जिसका नाम होता है लोदी वंश। उसको हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी और इसी तरह एक एक क्रम विधिवत रूप से हम पढ़ते चलेंगे। तो जब भी एक दिन में तो नहीं, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन सारी चीज़ों को हम जब थ्योरी वाइज कंप्लीट कर लेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे मार्क्स अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए धैर्य बनाए रखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और इसी तरह चलते रहिए। और हाँ, अगर कंटेंट और सब कुछ सही तरीका अच्छा लगता हो तो लाइक कर देना, और जो भी हो सके अगर आप हमारे चैनल पर नए मेंबर हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ताकि आप हमारे फैमिली के सदस्य बन जाएं। और हर चीज़ अदर सब्जेक्ट की भी क्लासें हमारे चैनल पे चल रही हैं, उनको भी आप आसानी से कर सकेंगे। तो फिर इसी के साथ आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रखिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे कल एक नए राजवंश के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।